मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी विशेषताएं, इसके आज हम चौथे व्याख्यान में आपके सामने उपस्थित हैं, आपसे संवाद कर रहे हैं। और इस संवाद के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि हम सिंधुकालीन कला और सिंधुकालीन सभ्यता के विस्तार को आपके सम्मुख रख सकें। इन दोनों चीज़ों की चर्चा हम इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। हमने इसके पूर्व के व्याख्यानों में सिंधु कालीन लोगों के सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन, उनके राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जीवन के विषय में हमने बात की। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कला का स्थान है वो सिंधु काल में कैसा रहा होगा, सैंधव काल में कैसा रहा। तो निश्चित रूप से जो पुरातात्विक सामग्री सैंधव सभ्यता के उत्खनन के माध्यम से उद्घाटित हुई है, उस सामग्री का परीक्षण करने के बाद, उस सामग्री का निरीक्षण करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन जो कला थी वो बड़ी उन्नत दशा में थी। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मूर्ति कला की। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे कि सिंधु क्षेत्र से जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं वो कला की सुंदरता, सजीवता, सूक्ष्मता के अनुपम प्रमाण है। हर विभाग से, कला के हर विभाग से वो परिपूर्ण है। ये जो मूर्तियां हैं वो सामान्यतया पत्थरों, भूरी तथा पीली चट्टानों और सेल खड़ी से काटकर बनाई जाती थी। मूर्तियों की विभिन्न भाव भंगिमाएं और उनकी जो सूक्ष्मता है वो जिसे हम गांधार आर्ट कहते हैं, जिस पर यूनानी कला का जिस पर प्रभाव था, उससे भी अधिक उत्कृष्ट मानी जा सकती है। अगर हम गांधार आर्ट की बात करें जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं, तो उन्हें देखें और सैंधवकालीन मूर्ति को देखें तो तुलनात्मक रूप से ये कहना चाहते हैं विद्वान लोग कि तत्कालीन जो मूर्तियाँ थी, सैंधवकालीन जो मूर्तियाँ थी, वो यूनानी या गांधार आर्ट से ज़्यादा उत्कृष्ट थी। हड़प्पा से पत्थर की बनी हुई दो ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक तो लाल पत्थर की बनी हुई मानव की मूर्ति है तथा दूसरी मूर्ति एक नर्तक की मालूम पड़ती है। ये मूर्तियाँ मूर्ति कला की दृष्टि से बड़ी उत्कृष्ट हैं। और उत्खनन से एक कांसे की भी नर्तकी की मूर्ति मिली है जो अद्भुत है, जो नृत्य के हाव भाव को एकदम स्पष्ट करती है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का तो यह कहना है कि यह मूर्ति
बनावट में ऐतिहासिक काल की किसी भी मूर्ति से अधिक उत्कृष्ट है। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु कालीन लोग और उस काल की जो मूर्ति कला थी वो किस स्तर की होगी। अब बात आती है चित्रकला की। चित्रकला के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि सिंधु के जो निवासी हैं वो चित्रकला से भी पूरी तरीके से परिचित भी थे और चित्रकला में पारंगत और निपुण भी थे। खुदाई में ऐसे अनेक बर्तन और मोहर हमें प्राप्त होती हैं जिन पर अंकित जो चित्र हैं वो बड़े सजीव और बड़े ही सुंदर हैं, नयनाभिराम हैं। इनमें सांड और बैलों के जो चित्र हैं वो इतने सजीव हैं, इतने जीवंत हैं कि उनका कुछ कहना ही नहीं है। विभिन्न बर्तनों पर पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के और विभिन्न जानवरों के जो चित्र अंकित हैं उनके चित्रांकन से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में बड़े पारंगत रहे हैं। फिर मृद भांड के जो निर्माण कला है उससे भी तत्कालीन जो लोग हैं, सैंधवकालीन जो लोग हैं वो पूरी तरीके से परिचित थे या सिद्धहस्त थे। यहाँ के निवासी मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन बनाया करते थे। बर्तनों के आकार और प्रकार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन जो कारीगर थे, मृद भांड से जुड़े हुए कारीगर विशेष रूप से, वो बहुत ही निपुण थे। मिट्टी के जो बर्तन थे उन पे जो पॉलिश की जाती थी वो इस कदर चिकनी और सुंदर थी कि वर्तमान में इतने मशीनी युग में भी इस प्रकार की पॉलिश खोजना बड़ा दुर्लभ प्रतीत होता है, दुर्लभ मालूम होता है। जहाँ तक बर्तनों के निर्माण की बात है तो निश्चित रूप से चाक जैसी कोई व्यवस्था रही होगी जिससे मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं और जो अग्नि में के द्वारा उन्हें पकाया जाता रहा होगा। और मिट्टी के जो सुंदर खिलौने प्राप्त होते हैं वो कला भी बड़े वैभव को प्राप्त थी। तो मृद भांड निर्माण कला भी बड़ी उन्नत दशा में प्रतीत होती है। और साथ ही जो मुद्रा के निर्माण की बात है वो कला भी बड़ी उच्च कोटि की थी। विभिन्न प्रकार की जो मोहरें हैं वो विभिन्न प्रकार के पत्थरों से, विभिन्न प्रकार की धातुओं से और यहाँ तक कि हाथी दांत और कुछ मिट्टी की बनी मोहरें भी उस काल की प्राप्त होती हैं। तो और बड़ी सजीव और सुंदर। तो ये जो मोहरें हैं, ये जो मुद्राएं हैं, ये उस काल के लोगों के, उस काल के जो शासक वर्ग है विशेष रूप से, उनके सौंदर्य बोध को उद्घाटित करने में सक्षम होती है या पूरी तरीके से सफल होती है। लेखन कला में भी लोग पारंगत थे। यहाँ जो उत्खनन में सामग्री प्राप्त हुई है उससे ये तो स्पष्ट है कि उस काल के लोग लेखन कला से परिचित थे और निश्चित रूप से वो लिखाई किया करते थे। और ऐसी लिपि की 500 से भी अधिक मोहरें उत्खनन में प्राप्त होती हैं। लेकिन ये भी है कि जो उस काल की जो लेखन लिपि है वो बड़ी चित्रात्मक लिपि है। और लेकिन उस लिपि के बारे में
क्योंकि अभी वो उद्घाटित नहीं है, उसे समझ नहीं सके हैं, उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा तर्क संगत नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि लोग लिखाई से परिचित थे। फिर नक्काशी की जो कला है वो भी अपने वैभव पर थी। सिंधु निवासी नक्काशी में भी निपुण थे। खुदाई से प्राप्त जो बहुत सारी धातुओं के बर्तन और मोहरें मिली हैं, उन पर खुदाई और पच्चीकारी का बहुत सुंदर और महीन काम किया गया है। और उन उपकरणों को देखकर लगता है कि उस काल में इस तरीके की मोहरों का निर्माण, इस तरीके के धातु के बर्तनों का निर्माण का होना ये बताता है कि सभ्यता कितनी उन्नत थी, वो इस बात से स्पष्ट हो जाता है। फिर जो गुड़िया निर्माण कला है उसमें भी सिंधुकालीन लोग बड़े निपुण थे। यहाँ पर मिट्टी की, पत्थर की, हाथी दांत की और सोने चांदी की आदि धातुओं की भी गुड़ियाएँ निर्मित की जाती थी। और इन गुड़ियों पर रंग और पॉलिश भी किया जाता था, और उनमें कभी कभी तो पच्चीकारी का भी काम किया जाता था। यहाँ से निश्चित रूप से गुड़ियों का जो निर्यात किया जाता रहा होगा। इसके अलावा अन्य कलाओं में सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाने का जो कला थी वो भी बड़े शिखर पर थी। रंगाई और छपाई के काम से भी तत्कालीन लोग परिचित थे। कांसा, चांदी, तांबा, इन धातुओं की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण उस काल के लोग किया करते थे। सुंदर आभूषणों का गढ़ना और ताम्रपत्र का निर्माण, संगीत व नृत्य, प्रेम व वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, ढोलक, तबला, इन सब चीज़ों का उत्खनन में प्राप्त होना यह सिद्ध करता है कि उस काल के लोगों जो हैं वो विभिन्न कलाओं से भली भांति परिचित थे। अब बात आती है सिंधु सभ्यता के विस्तार की। तो मोहनजोदड़ो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो विभिन्न स्थल हैं वो हमें उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों पर प्राप्त होते हैं। और ये तो आज़ादी के बाद की बात है। आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद का जो पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और भारत, ये इन क्षेत्रों में सिंधु कालीन सभ्यता के जो स्थल हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ ये बड़े प्रसिद्ध स्थल हैं। और इनके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण तथा जमात कीरियों गांव के दक्षिण में आधे मील पर 3 समीपवर्ती टीले जिन्हें चन्हूदड़ो कहते हैं, इनकी खोज 1931 में हुई थी। यहाँ भी हड़प्पा से मिलती जुलती सभ्यताएं हमें प्राप्त होती हैं। फजल अहमद खान ने कोट दीजी में खुदाई करवाई थी, वहाँ भी सिंधु सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते। तो इस प्रकार इस सभ्यता का जो विस्तार है वो पाकिस्तान में था, बलूचिस्तान में कोटडा, सुतकागिनेडोर और डाबरकोट नामक स्थल इस सभ्यता के प्राप्त होते हैं। पूर्वी पंजाब में, भारत में पूर्वी पंजाब में अंबाला जिले के रोपड़ में खुदाई होती है, चंडीगढ़ में खुदाई होती है, वहाँ स्थल प्राप्त होते हैं। राजस्थान में कालीबंगा
रोपड़ में कब्रिस्तान हमें प्राप्त होते हैं। पंजाब के लुधियाना में संघोल में मनके, चूड़ियाँ, बाली आदि सामग्री प्राप्त होती है। हरियाणा के बनावली और नीताथल नामक स्थलों से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के अवशेष मेरठ और उसके आसपास के विभिन्न स्थलों से बहुत सारे स्थल हमें प्राप्त होते हैं। और साथ ही गुजरात में रंगपुर, लोथल और राखीगढ़ी ये स्थल हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से सिंधु कालीन सभ्यता के विभिन्न उपकरण प्राप्त होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो विस्तार है एक व्यापक भूभाग पर था, जिसमें पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनके बड़े क्षेत्र तक यह सभ्यता का विस्तार था। तो ये था आज का व्याख्यान। धन्यवाद।